आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। और ये जो है क्लास 11th का है। और मैंने इससे पहले पार्ट 1 करवा रखा है इस पेपर का। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पार्ट 2 है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सैंपल पेपर हमने आपको पार्ट 1 दिखा दिया था, जिसके अंदर हमने जो आपका सेक्शन ए और बी, ठीक है, सेक्शन ए और बी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन सी करेंगे पूरा डिस्कस, और उसके अंदर आपके 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चन रह गए थे। बाकी इसकी पेज के आप जो पहला पेज रहता है उसकी बात करें हम, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 80 नंबर का आपका जो है पेपर होता है। टोटल क्वेश्चंस की बात करें हम, टोटल कितने क्वेश्चन है, तो टोटल है आपके 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन पेपर के अंदर होंगे। सेक्शन तीन सेक्शन में आपका पेपर जो है वो डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए जो था मैंने करवा दिया, इसके अंदर आपके योग्यता पर आधारित यानी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। जो सेक्शन बी था उसके अंदर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, और सेक्शन सी हम वर्णनात्मक क्वेश्चन देखेंगे। जो सेक्शन बी था उसके अंदर एमसीक्यू भी था, सही गलत भी था, रिक्त स्थान भी था। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन थे इसमें। सेक्शन सी पे आज हम डिस्कस करेंगे, तो वो देखेंगे आज। और यहाँ पे बता रखा है जैसे सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में क्या है, और सेक्शन सी आज हम जो देखने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो इस तरह से है, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने हिंदी मीडियम में आपको समझा दिया है। ये आपका पूरा पहला पेज रहेगा, और इसी तरह का पूरा मिड टर्म का जो पेपर है वो पैटर्न रहेगा, इसी के अनुसार 100% यही रहेगा, ठीक है। पेपर में क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो आपको पेपर करा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन सेम आ सकते हैं आपके पेपर में, तो आपको सही से समझना है पेपर को। और अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 11th के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है क्लास 11th के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका पेपर के बाद भी, तो आप मुझसे जो है इंस्टा आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की, आप मुझसे वहां पे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर करता हूँ। आइए देखते हैं पेपर को। हमने सेक्शन ए बी पूरा कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। आते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, जो आपका स्टार्ट होने वाला है 2 नंबर के क्वेश्चन से, ठीक है। ये आपका सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे टोटल वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे, यानी आपको जो इसका आंसर पूरा लिख के देना होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें से 21वें तक हमने कर लिया था। 22वां जो क्वेश्चन पूछा गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से क्या समझते हैं आप, ये पूछा गया है। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता क्या है, ये गांव में ज्यादातर होता है, गांव वाले क्षेत्र में। और ये ऐसे जो है कार्यक्रम होते हैं जो 5 वर्ष के लिए होते हैं। मतलब एक हमने कार्यक्रम किया, 5 वर्ष तक हमें जो है किसी एक प्रणाली हमने ली है, कोई मान लीजिए हमने लिया है कृषि कार्यक्रम है कोई, तो उसको हमें 5 वर्ष के अंदर जो है इसको अच्छा करना है, ठीक है। तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके अंदर आप देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर केंद्रित है। समुदाय के सदस्य समुदाय से संबंधित किसी भी मुद्दों से संबंधित निर्णय लेने और हल करने में शामिल होते हैं, ठीक है। कार्यक्रम में संचार प्रणाली में सुधार, देश के कृषि कार्यक्रम में पर्याप्त वृद्धि हो, ग्रामीण स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वच्छता हो, शिक्षा आदि में सुधार प्रदान करना है। ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो पंचवर्षीय होते हैं। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वे कार्यक्रम है जो गांव में 5 वर्ष के लिए जो है किए जाते हैं, और इसमें प्रयास किया जाता है कि जो मैंने आपको बताया देश के कृषि कार्यक्रम में वृद्धि हो गया, संचार प्रणाली में जो है अच्छाई हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वच्छता हो हर जगह, शिक्षा हो। तो ये सारी चीजें रहती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, राजनीतिक जो सिद्धांत है वो क्या है, आपको परिभाषित करना है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उन विचारों को दिखाता है और नीति को दिखाता है, और उनको हमें जो है दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है यानी दिखाता है, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा 23। 24 पे आते हैं, स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना क्या है, स्पष्ट कीजिए। जो स्थानीय शासन होता है उसकी आपने एक किताब में पढ़ा होगा, स्थानीय शासन जो चैप्टर 8 है आपका, तो उसके अंदर त्रिस्तरीय कुछ आपने कुछ इस तरह से देखा होगा, ठीक है।
ये आपका त्रिभुज की तरह रहता है और इसमें त्रिस्तरीय रूप में बांट रखा है। जैसे सबसे पहला जो है प्रथम पायदान रहता है ग्राम सभा का, ठीक है? उसके बाद जो है दूसरा रहता है ब्लॉक समिति, तीसरा रहता है जो है जिला पंचायत। ये 3 होते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है ग्राम सभा, फिर ब्लॉक समिति, फिर उसके बाद जिला पंचायत। अब इसके अंदर संरचना ये कुछ इस तरह से है। संरचना आप बना के जो है समझा सकते हैं पेपर में। टीचर को और अच्छा लगेगा, वहाँ पे आपके नंबर ज़्यादा देने के चांस रहते हैं। अब त्रिस्तरीय ढांचा के बारे में हम जान लें तो इसके अंदर जो भी आप देख रहे हैं, सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का जो है त्रिस्तरीय ढांचा होता है। गाँव की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है? चुनाव की बात करें इनके चुनाव की तो यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव जो है सीधे जनता करती है और हर निकाय की यानी सभी की जो है अवधि 5 साल की होती है। ये जो आपने देखा जिला पंचायत हो गया, ब्लॉक समिति हो गया या ग्राम सभा हो गया, ये तीनों जो संस्थाएं हैं, ये तीनों स्तर के जो चुनाव होते हैं, वो सीधे जो है जनता चुनती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है और इनकी जो अवधि रहती है काम करने की वो 5 साल की होती है। आगे हम देखें आरक्षण तो यहाँ पे आरक्षण में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें दी हुई है, आरक्षित की गई हुई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया और यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो वह ऐसे ओबीसी, ठीक है, अन्य पिछड़ा या कोई और वर्ग हो जो बहुत पिछड़ा हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ओबीसी, उनको भी सीट में आरक्षण दे सकती है। आरक्षण का लाभ यह हुआ, अगर हम इसके लाभ की देखें आरक्षण देने से, तो आज हम देखते हैं महिला भी क्या है सरपंच के पद पर कार्य कर रही है। तो ये त्रिस्तरीय ढांचा था और इसकी संरचना कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखाई जो बना हुआ है, ठीक है? साथ ही इसके बारे में मैंने बताया चुनाव कैसे होता है, इसके अंदर आरक्षण, ठीक है? ये सारी चीजें थी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे जो है आपका जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे कुछ इस तरह से थे और ये आपके खत्म हो जाते हैं। आगे हम आते हैं अब 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर वाले क्वेश्चन सही है और यहाँ पे जो 25वां क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? ऐसे किन्हीं 4 उपायों को लिखना है। देखिए यहाँ पे बोला जो गया क्वेश्चन, जो न्यायपालिका हमारा कोर्ट रहता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मल भाषा की बात करें तो यहाँ पे हम उसे कोर्ट कह लें, ठीक है? जहाँ पे जज फैसला करते हैं। तो जो न्यायपालिका है, उसमें जो है संविधान, हमारा जो संविधान है जिससे हमारा पूरा देश चलता है, उसने न्यायपालिका को क्या कर रखा है, मतलब क्या बता रखा है न्यायपालिका के बारे में हमारे संविधान में। तो यहाँ हम बात करें भारतीय संविधान में निम्नलिखित उपायों द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया, यानी न्यायपालिका क्या हो, स्वतंत्र हो, उसकी सुनिश्चितता की गई है हमारे संविधान में। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पे हम देखें आगे, तो यहाँ पे बताया गया है, पहला पॉइंट है दलगत राजनीति की भूमिका को दूर रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है? यानी विधायिका को इसमें हम शामिल ही नहीं करते जब न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, यानी जो जज होते हैं उनको अगर चुनना है या उनकी नियुक्ति करनी है तो इसमें विधायिका को ऐड ही नहीं किया जाता है, ठीक है? न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का जो है अनुभव होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई भी पार्टी से लाया और उसे आपने जज बना दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि उसको वकालत का जो भी है अनुभव होना चाहिए, कम से कम 10 से 20 साल का ऐसा जो है अनुभव रहना चाहिए उसके पास, तब जाके वो न्यायाधीश के पद पे बैठता है। और भी बहुत सारी चीजें, न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो निश्चित होता है। इनका कार्यकाल जो है बढ़ और घट नहीं सकता, एक ही कार्यकाल है, निश्चित है। न्यायाधीशों के जो वेतन है वो संचित निधि से दिए जाते हैं और न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद जो है इनके वकालत करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया और ऐसे सुनिश्चित किया गया कि न्यायपालिका की क्या-क्या स्वतंत्रता होगी, जज को कैसे चुना जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है? ये हो गया आपका। और इसके अंदर और भी चीजें आप डाल सकते हैं, जैसे न्यायपालिका के जो जज होते हैं, न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो उनकी नियुक्ति के लिए कोई एक चीज नहीं रहती, वैसे तो कह सकते हैं आप राष्ट्रपति जी करते हैं उनकी नियुक्ति, लेकिन राष्ट्रपति भी जो है अन्य जो न्यायाधीश रहते हैं उनसे डिस्कस करके, उनसे बातचीत करके, फिर जो है प्रधानमंत्री, बहुत सारी चीजें रहती है, उनसे बातचीत करके ही जो है नियुक्ति की जाती है। तो ये है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा इस प्रकार जो है सुनिश्चित किया गया है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर जो 26 है आपका, इसमें बोला गया है एक सदनीय और द्विसदनीय विधायिका में क्या अंतर है? आपने विधायिका वाला चैप्टर पढ़ा होगा और उसके अंदर आपने देखा होगा संसद है, उसके 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है? मैं आपको समझाता हूं ऐसे। संसद है
और इसके दो है, एक तो लोकसभा एलएस लिख देते हैं हम, और एक राज्यसभा। यहाँ पे दो सदन है इसके, एक लोकसभा एक राज्यसभा। एक सदनीय विधायिका क्या है, जहां पर एक सदन हो, ठीक है। लेकिन ये हमारे पूरे केंद्र की बात हो रही है, यहाँ पे राज्य की बात नहीं हो रही है। राज्य में आते हैं हम, राज्य में, तो राज्य में होता है एक राज्य ऊपर रहेगी, ठीक है। और फिर उसके यहाँ पे जो है यहाँ पे विधानसभा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे विधानसभा लिख देता हूँ। और रहता है एक विधान परिषद, यहाँ पे परिषद में लिख देता हूँ, ठीक है। एक रहता है विधानसभा और एक रहता है विधान परिषद। राज्य में क्या होता है कि हर हमारे जो 28 राज्य, हर एक राज्य में दो नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा हमारी केंद्र स्तर की हो गई, लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य में भी दो तरह के होते हैं सदन, लेकिन सिर्फ 6 राज्य में है ये। आगे आपका मैप जो है इसी से रिलेटेड रहेगा। 6 राज्यों में ये विधानसभा और विधान परिषद जो है सिर्फ 6 राज्यों में ही है। बाकी जो राज्य है उसमें कोई एक ही है। जैसे एक सदनीय विधायिका क्या है, सरकारी व्यवस्था में एक सदनीय व्यवस्था को उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में केवल एक सदन हो, यानी कोई एक सदन रहेगा इसमें। और उदाहरण के लिए हम भारत के गुजरात को राज्य को देखें तो वहां पे क्या है, एक सदन की है, विधानसभा ये है, यानी विधान परिषद है ही नहीं। लेकिन द्विसदनीय विधायिका में क्या होते हैं, द्विसदनीय विधायिका होता है, उसमें क्या होता है कि दोनों सदन होते हैं, एक तो आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होते हैं। तो ये है आपका एक सदनीय और द्विसदनीय विधायिका में अंतर। बाकी एग्जाम्पल के लिए आपको याद रख लेना है, यहाँ पे जो है गुजरात दे रखा है जैसे मैंने, तो यहाँ पे आप इसे उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। इन राज्यों में क्या है, द्विसदनीय विधायिका है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे जब आपका मैप आएगा। इसी के 8वें में आपसे पूछा गया है संसद की जो संरचना है, 8वें में पूछा गया है संसद की संरचना को स्पष्ट करना है। संसद की आपकी संरचना बतानी है, तो मैंने आपको समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे संसद जो है ये ले लिया है सपोर्टिंग से। और यहाँ पे संसद देखेंगे तो मैंने आपको बताया लोकसभा, ठीक है, एलएस लिख देते हैं हम इधर, और ये रहता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, और इसके बाद एक और पार्ट रहता है, वो रहता है राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति का। यहाँ पे जो है संसद की संरचना को देखें तो लोकसभा है, उसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष, इसका होता है अप्रत्यक्ष। और राष्ट्रपति जी, इनके सिग्नेचर लगते ही कोई भी जो है विधेयक कानून बन जाता है, ये चीजें। अब संसद की संरचना को देखें तो हम लोकसभा एक्सप्लेन करेंगे, राज्यसभा एक्सप्लेन करेंगे। ये ज्यादा नंबर 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर में हो तो इतना लिखना है, 4 नंबर में हो तो आपको कोई 2-2 पॉइंट लिख देना, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जब भारतीय संसद का निम्न सदन है, वहीं राज्यसभा की बात करें तो वो क्या है, ऊपरी सदन है। लोकसभा जो है इसमें सदस्य जो है 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्य है, जो निर्वाचित सदस्य है वो 543 है। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और बुक की छपाई मेरे को याद नहीं है कब की है, 2011 के अनुसार है कि 2019 के अनुसार है, लेकिन देख लेना आप कि वर्तमान समय में 543 है या उससे ज्यादा है। फिर इसमें जो है 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, जो को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। फिर लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। इनको समय से पहले भी हटाया जा सकता है, यानी भंग किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा क्या है, अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन क्या है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। तो मोटी मोटी चीजें याद रख लेनी है। लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, इसमें अधिकतम जो सदस्य रहते हैं वो 550 रहते हैं। वर्तमान में आप देख लेना कितने हैं। और इनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। इनको समय जो इनकी जो समय है उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है, और ये राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें हम, राज्यसभा का राज्य जो है सभा भारतीय संसद का क्या है, ऊपरी सदन है। इसमें सदस्य 250 रहते हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति जी चुनते हैं, मनोनीत करते हैं। जो आते हैं आपके मनोनीत सदस्य जो 12 आते हैं वो साहित्य से, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल, इनसे लिए जाते हैं। वर्तमान में बता रखा मनोनीत सदस्य जो है 12 हो गए, और 250 होते हैं टोटल 250, उसमें से 12 आप मनोनीत मान लीजिए, यानी खुद चुनते ही है ये। और 238 जो रहते हैं सदस्य राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इनका जो निर्वाचन है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इनको समय से पहले नहीं हटाया जा सकता, ये एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है इनमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है।
तो ये है राज्यसभा यानी ऊपरी सदन, 250 सदस्य होते हैं, 12 राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं, उसमें से बचे 238 सदस्य, वो क्या है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है चुने जाते हैं। 6 वर्ष के लिए इनका जो है निर्वाचन होता है। ये एक स्थायी सदन है, इसको समय से पहले हटाया नहीं जा सकता। इसमें जो भी सदस्य हैं, उनमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है। जो मनोनीत सदस्य थे 12, उनको जो है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से जो है लिए जाते हैं। तो ये लोकसभा और राज्यसभा है। 6 नंबर में आए तो आप ऐसे आप लिख सकते हैं, बाकी 4 नंबर में आए तो आप कम लिखिए, ठीक है? और ये मैंने आपको ऊपर समझाने के लिए बताया था संसद, ठीक है? संसद जो है यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था। आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, संघवाद के बारे में पूछा गया है। संघवाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में क्या है? तो संघवाद की विशेषता देखिए तो हमारा जो संविधान है क्या है? लिखित संविधान है, ठीक है? ये आपको पता भी होगा और हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी कहा जाता है। यहाँ पे देखें संविधान को संविधान की सर्वोच्चता यानी हमारे लिए क्या है? संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर हमारे लिए संविधान रहता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हमारे संविधान ने किस प्रकार न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है। यहाँ पे शक्तियों का विभाजन भी कर रखा है। संघ सूची यानी केंद्र सरकार, ठीक है? केंद्र सरकार आप इसे कहेंगे, ठीक है? केंद्र सरकार। और इसके जो काम होते मतलब इसके काम 97 है, यानी इसको एक क्षेत्र दे रखा है। इनके विषय जो है 97 है, जिन संघ सूची के ये कार्य है। वहीं राज्य सूची की बात करें तो यहाँ पे इनके 66 विषय है। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसपे इन दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें 47 विषय विषय है, इन दोनों को ही जो है ये अधिकार है। बाकी 97 संघ सूची के, 66 राज्य सूची के। भारत में 3 स्तर की सरकार हो रहती है, एक केंद्र स्तर की, ठीक है? एक राज्य स्तर की और एक स्थानीय स्तर की। ये आप जानते ही होंगे। तो ये हो गई हमारे संघवाद की विशेषताएं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी के आठवें में जो दिया गया था अनुच्छेद 257 वन का संबंध जो है किससे है? ठीक है, अनुच्छेद 257 का संबंध किससे है? तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 के वन में के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा जिससे यह संघ यूनियन की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा ना बने या कोई प्रतिकूल प्रभाव ना डाले, यानी एक दूसरे के काम में कोई रुकावट ना डाले, इस तरह से बताया गया है। साथ ही केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार के अनुरूप राज्य की सरकार को इस संबंध में निर्देश दे सकती है। यदि राज्य सरकार अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने में असफल रहती है या उसे प्रभावी रूप से लागू कराने में असफल रहता है, तो उस स्थिति में क्या रहता है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू करने का अधिकार है। तो ये राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक, मतलब राज्य के लिए बहुत ही बुरा होता है और उसके मुख्यमंत्री के लिए कि जब वो लागू नहीं कर पाता जो केंद्र सरकार ने बोला है, तो फिर जो है राष्ट्रपति शासन आ जाता है उस राज्य में। तो ये आपका 257 का फर्स्ट जो है उससे संबंध है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये 27वें के 8वें में था। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 जो रहेगा आपका मानचित्र वाला रहेगा और इसमें जो है आपका मानचित्र दिया रहेगा। जैसे बोला गया भारत के दिए गए मानचित्र ए, बी, सी और डी ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। इनको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए। देखिए ये वाला सिर्फ आपके 2 ही मैप है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मैप है। एक तो आपको ये वाला देख लेना है, इसमें 6 नाम याद रख लेने आपको, और एक है आपका संघवाद वाले चैप्टर में। तो संघवाद वाला मैंने नहीं लिया है, आप जो है संघवाद वाला जरूर देख कर जाए क्योंकि इसमें आपको सिर्फ देखना रहता है, ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ देख के जाना है, वहां पे आप कर लोगे। यहाँ पे बात करें हम मैप की तो कुछ इस तरह से है। मैंने आपको बताया था कि द्विसदनीय राज्य होते हैं और एक सदनीय राज्य भी होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया द्विसदनीय राज्य जो है, अब इसको आपको जो है संबंधित, जैसे पहला है यहाँ पे संबंधित अक्षर क्या है, यहाँ पे आपको डालना है और राज्य का नाम। जैसे संबंधित अक्षर ए डाला हमने, ठीक है, ए बी सी डी करके है आपका मैप में यहाँ पे। तो ए है, ए क्या है यहाँ पे आप डालेंगे, यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या है द्विसदनीय राज्य है, यहाँ पे 2 सदन है। वहीं आगे बात करें हम, यहाँ पे दिया हुआ है सी, पहले बी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कर्नाटक है, ठीक है। और यहाँ पे डी देख ले तो ये क्या है, तेलंगाना है। और जो लास्ट रहता है आपका वो रहता है महाराष्ट्र।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो आपको फिल करना है। बाकी ये 4 है, टोटल 6 राज्य है। एक आपका बिहार भी है। बिहार भी जो है द्विसदनीय राज्यों में आता है और एक आपका जो है मध्य प्रदेश। ये 6 राज्य आपको याद कर लेने हैं और यही पूछा जाएगा। ठीक है? तो ये आपके टोटल मैप के हो गए 6 राज्य जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे 4 बोले गए, मैंने आपको टोटल 6 बता दिए गए। अगर ये मैप आता है तो सेम ये ऐसा ही आएगा। इसमें आपको सिर्फ जो है ये कह सकते हैं यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश ना देकर जो है बिहार दे दे, बिहार ना देकर के आपको कुछ और दे दे। तो ये आपको 6 के 6 नाम याद रखने कौन से कहाँ पर है। ठीक है? तो ये आपका ABCD करके आप लिख लेंगे, A, B, C और D ऐसे करके लिखना है। राज्य जैसे ए है तो ए की जगह क्या था, यूपी था। बी में क्या था, तो बी में हम देखें यहाँ पे, तो बी में आपका कर्नाटक था। ठीक है, बी में कर्नाटक। और सी क्या था आपका, तो सी की तरफ देखते हैं हम, सी में क्या था, सी महाराष्ट्र है आपका। और महाराष्ट्र के बाद जो है आपका वो है, महाराष्ट्र के बाद जो है आपका वो है तेलंगाना। तो ये राज्य है, 4 ही पूछे जाएंगे, कोई 4, 6 में से कोई 4 आपको याद रखने, और ये आपका मैप कुछ इस तरह से हो जाएगा पूरा। आई होप कि आपको मैप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। अब जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 6 अंकीय क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है 29वां क्वेश्चन, भारत की चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे, सविस्तार लिखिए। देखिए, अपने हिसाब से लिखना, आपके बारे में पूछा गया, आप क्या सुझाव देंगे। देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें रहती है चुनाव में जो हमें बहुत कमियां दिखती है, वो सुधार करें। ये आप, मैंने आपको किताब की लाइन में बता रखा है, लेकिन आप अपने आप भी सोचते होंगे, पैसे देकर वोट खरीदना, ये चीजें जो है इसमें सुधार होने चाहिए। इतने जो है प्रचार पे जो है पैसे लुटाए जाते, इसको नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ जाति धर्म के आधार पर जो वोट मांगे जाते, उस पर रोक लगनी चाहिए। महिलाओं को इसमें जो है, और जो है सीटें, मतलब महिलाओं को और आगे लाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं आपको जैसे पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूंगा, संसदीय विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव होना चाहिए। चुनाव में धर्म के प्रभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। फौजदारी मुकदमे, यानी ऐसे लोग जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनको तो चुनाव लड़ने दिया जाए, ये भी करना चाहिए। जाति धर्म के आधार पर जो है वोट मांगे जाते हैं, वो उस पर जो है प्रतिबंध होना चाहिए। राजनीतिक दलों में जो है पारदर्शिता एवं लोकतंत्र को ये साफ दिखना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, और सर्वाधिक जीत के आधार पर जो जीत होती है, एक होता है हमारा जो अपनाया गया है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, उस पर जो जीत होती है उस पे हटा के हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपना सकते हैं, वो अच्छा है। तो ये चीजें जो है आप सुधार के लिए कह सकते हैं। बाकी आप तो इस बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। 29वां क्वेश्चन था ये आपका। इसी के 8वें में है कि भारतीय संसदीय चुनाव में कौन से चुनाव जो पद्धति है वो अपनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हमारा जो भारत में जो है चुनाव होता है, तो भारतीय संसदीय चुनाव में जो है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली अपनाई जाती है। इसके अंदर जो ज्यादा वोट लाता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो जीत जाता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कर दिया आप। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में देश को जो है छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में, यानी चुनाव के क्षेत्रों में बांट देती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि जो है चुना जाता है। मतदाता जो है प्रत्याशी को वोट देते हैं, और प्रत्याशी जो वोट देने वाला होता है, ठीक है, प्रत्याशी को जो मतदाता है वो व्यक्तिगत जानते हैं। तो ये रहता है आपका सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। ये आपने किताब के अंदर भी पढ़ा होगा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी आपको कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, अथवा आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर जो 30वां है आपका, इसमें बोला गया राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारियों को आपको बताना है। देखिए, राष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से जो 3 है, सबसे खतरनाक कह सकते हैं इसे, जो इसके पास विशेषाधिकार है, वो है, एक है पुनर्विचार करने के लिए। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता रखा है कि कानून कैसे बनता है। कोई भी है, कोई भी विधेयक है, वो प्रस्तुत हुआ है संसद में, फिर वो लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे ही वो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, रहता है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है। तो संसद में कोई भी होता है विधेयक प्रस्तुत, वो किसी भी उसमें हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा से। मान लेते हैं हम लोकसभा में हुआ, फिर इसमें पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, इसमें पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास जाते ही वो जो है
उसकी मर्जी है वो जो है आपको पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। तो ये क्या है इसकी एक जो है आप विशेषाधिकार है इनके पास, ये कह सकते हैं आप, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाऊँ, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है, कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। दूसरा जो इसके पास शक्ति रहता है वो वीटो की शक्ति है। ठीक है? दूसरे प्रकार की जो शक्ति रहती है वो वीटो की शक्ति रहती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक है, धन विधेयक को छोड़कर, जो है स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, यानी देरी कर सकता है, या स्वीकृति देने से जो है मना ही कर सकते हैं। ये इनके पास दूसरा अधिकार रहता है। और तीसरा जो है वो सबसे बड़ा अधिकार इनका माना जाता है, वो है प्रधानमंत्री चुन सकते हैं डायरेक्ट। राष्ट्रपति जो है देश के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं कोई भी। ठीक है? अब कब चुन सकते हैं? जब ऐसी समय आ जाता है जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है, फिर जो है प्रधानमंत्री के पद पे कौन बैठेगा वो तय करना पड़ता है। जैसे 2 पार्टी है, 2 पार्टी में से किसको चुना जाए, कौन है योग्य, तो राष्ट्रपति चुनते हैं। तो इनके पास सबसे जो खतरनाक कह सकते हैं आप जो विशेषाधिकार है वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर सकते हैं। और ऐसे समय में जब राजनीतिक परिस्थितियां ठीक ना हो तब की बात है ये। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरे प्रकार का। बाकी मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये 3 जो है इनके पास विशेषाधिकार है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये पेपर में। इसी के अंत में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो उसकी क्या-क्या भूमिका रहती है? कोई 3 भूमिकाएँ पूछी गई थी। मैंने आपको 6-7 बता रखी है यहाँ पे। जैसे कि मंत्रिपरिषद का जो है निर्माण करना प्रधानमंत्री के पास ही होता है। विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करना, फिर मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होना, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होते हैं ये, सदन के नेता होते हैं और सरकार के मुखिया होते हैं। तो बहुत सारे इनकी भूमिकाएँ रहती है। आप इसमें से कोई 3 जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा। ये था आपका इसका अथवा क्वेश्चन नंबर जो है 30 का अथवा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31वें पे। क्वेश्चन नंबर जो 31वां है, बोला गया संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कई बार संविधान किस प्रकार बना है, चैप्टर जब मैंने करवाए थे। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए संविधान जो बना भारत का, हमारा आपको पता होगा कि देश जो है आजाद हुआ था, ठीक है? और उससे पहले से ही हम संविधान बना रहे थे। ऐसी बात नहीं है हमारा देश आजाद मतलब बना नहीं रहे थे, हमने सोच रखा था। हमने सोच तो बहुत पहले से रखा था। 1800 कुछ से ही हमने सोच रखा था। लगभग 1900 तक 1900 से पहले ही हमने सोच रखा था कि हमारा क्या है, एक संविधान होगा जो हमारे देश को देश उससे चलेगा, ठीक है? ऐसा हमने सोच रखा था। लेकिन हम देखते हैं कि अब हमारा संविधान किस प्रकार बना, प्रक्रिया क्या थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण, यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत का जो संविधान अगर हम देखें जुलाई 1945 में क्या होता है, इंग्लैंड में एक नई लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाती है, यानी वो चुनाव जीत जाती है इंग्लैंड में। तब भारतीय संविधान सभा का बनने का जो है मार्ग खुल जाता है। फिर वो वायसराय होते हैं लॉर्ड वेवल, इन्होंने जो है पुष्टि की। फिर कैबिनेट जो मिशन है वो भारत आता है। फिर उन्होंने जो है वो तय करते हैं निकाय की सदस्य संख्या जो है 389 होगी। अब ये 389 ही की होगी, जनसंख्या के अनुसार जो इन्हें बांटा गया था। 200 जो 92 सदस्य होंगे वो होंगे प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के। गवर्नर के अधीन जो 11 प्रांत है उससे 4, और चीफ कमिश्नर के 4 प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा मारवाड़ और कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से जो है 93 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ठीक है? तो ये ऐसे-ऐसे जो है ये गिनती थी, आप समझ पा रहे होंगे तो ठीक है। यहाँ पे बाकी आप बहुत इजी शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है? 389 थे, उसमें 292 जो है ब्रिटिश भारत के गवर्नर के जो अधीन थे उनसे लिए गए। फिर 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों से। 4 प्रांत कौन-कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है? और 93 जो लिए गए थे वो लिए गए थे भारतीय रियासतों से। और फिर आगे हम बढ़े तो ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट देते और 10 लाख लोगों पर एक ही स्थान दिया जाता है। ठीक है? आगे हम देखें तो फिर जो है 3 जून 1947 को जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। और इसके बाद जो 389 सदस्य थे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, टोटल 389 सदस्य थे, अब वो रह जाते 299, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। जब विभाजित होता है तो वहां से जो चुन के आए लोग थे वो हट जाते हैं और 299 रह जाते हैं।
फिर जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है संविधान की सभा के सामने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते। इसमें भारत के जो है भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा जो है प्रस्तुत की गई और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जो है स्वीकार कर लिया। फिर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद आया, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो अनुसूचियां वो 8 से 12 हो गई है। ठीक है, इस प्रकार बना और इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है और 166 जो है वो बैठ के होती है और 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो जाता है, लेकिन हम 26 जनवरी 1950 को इसे जो है लागू करते हैं। तो ये पूरा रहता है कि किस तरह हमारा संविधान बना उसकी निर्माण, तो उसको प्रक्रिया आपको बतानी थी। तो इस तरह से है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, उसी को आपको लिख देना है। ठीक है, इसी के जो 8वें में पूछा जाएगा आपसे, पूछा गया है क्वेश्चन, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कि स्वतंत्रता तो हमारे चैप्टर में है ही नहीं, तो कैसे आ गया ये? जो सिलेबस है उसमें है ही नहीं, जो टर्म मिड टर्म है। देखिए ये मिड टर्म के सिलेबस आपका जो अधिकार वाला जो है या मौलिक अधिकार वाला जो चैप्टर है उसमें है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। इसके अंदर आपको जो बताना है स्वतंत्रता है, अनुच्छेद कितने से 19 से 22 तक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक्सप्लेन जैसे किया, यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार को आपको एक्सप्लेन करना था 19 से लेके 22 तक ये है। 19 में कहा गया भाषण अभिव्यक्ति होगी, भाषण एवं अभिव्यक्ति संघ बनाने, सभा करने, भारत में कहीं भी घूमने, भारत के किसी भी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी काम करने की हमें क्या है आजादी होगी। अनुच्छेद 19 में कहा गया। अनुच्छेद जो 20 है, अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, अनुच्छेद 21 कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कानूनी प्रक्रिया के अलावा। ठीक है, अनुच्छेद 21 का क्या है जो है इसे बाद में जोड़ देते हैं, आरटीई 2002। ठीक है, यहाँ पे 86वां संशोधन होता है संविधान में और शिक्षा को क्या है मौलिक अधिकार बना दिया जाता है, यानी वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो है मुफ्त जो है अनिवार्य शिक्षा होगी। और आगे अनुच्छेद जो 22वां है वो कहा गया किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी की व हिरासत से जो है सुरक्षा प्रदान करना ये होगा। और नोट जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, 86वें संविधान संशोधन होता है 2002 में। यहाँ पे जो है शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के क द्वारा जो है मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो ये है स्वतंत्रता के अधिकार का जो है महत्व, मौलिक अधिकार का महत्व। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपको पूरा इसके अंदर ये लिखना था। कहीं आपसे फिर स्वतंत्रता की जगह समानता आ जाए, ठीक है, तो धार्मिक आ जाए, तो ये आपको समझना होगा क्वेश्चन को कैसे आपको आंसर देना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो नीचे आपको जो है सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, बॉक्स में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा ऐसे, तो आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। यही था आज का वीडियो। कोई डाउट हो अभी भी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप क्लास 11 के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।